हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में केवीएस एनवीएस के टीयर 1 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, अब समय आ चुका है आप लोगों का अच्छे से पढ़ाई करने का, क्वालिटी क्वेश्चंस को देखने का और उनसे रिलेटेड और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको समझने का, ताकि अगर उन पर क्वेश्चंस आए तो आप लोग उनको सॉल्व कर सके। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड जल्दी से, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, आपकी एनर्जी की वजह से ये सेशन हो पा रहा है। चलिए तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जल्दी से बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आप लोग आंसर करते रहिए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, रिहान डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम। और ये कौन कौन सी नदियों पर बने हुए हैं? क्या ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है आप लोगों का जोड़िया मिलाने के फॉर्म में? तो हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे आज। ठीक है, चलिए तो भारत का सबसे लंबा बांध अगर कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा आप लोगों का। ये याद रखना है आप लोगों ने। हीराकुंड बांध जो है आपको कौन से राज्य में मिलेगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हीराकुंड डैम आपको मिलेगा उड़ीसा स्टेट के अंदर में, महानदी पर। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हीराकुंड डैम जो कि सबसे लंबा डैम है भारत का, ठीक है, उड़ीसा राज्य में मिलेगा महानदी पर। जल्दी से लिखो आप सभी, हर एक बच्चा जल्दी से लिख देगा यहाँ पर में। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, हाईएस्ट डैम, तो वो है टेहरी डैम। ये भागीरथी नदी पर मिलता है उत्तराखंड में। ठीक है, भागीरथी नदी ये जो बाद में जाकर अलकनंदा से जब मिलती है तो ये नदी गंगा नदी कहलाती है अलकनंदा नदी से मिलने के बाद में। ओके, तो भागीरथी नदी के ऊपर में टेहरी डैम बनाया गया है, टेहरी नाम की जगह के ऊपर में, उत्तराखंड के अंदर में। ओके, कल्लानाई डैम भारत का सबसे पुराना डैम है, एंशियंट समय से बना हुआ है ये, और तमिलनाडु के अंदर में कावेरी नदी के ऊपर में बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कृष्णराज सागर डैम और मेट्टूर डैम के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, कि कावेरी नदी के ऊपर में ही बने हुए। अब यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से अगर भाखड़ा नांगल डैम पूछ लिया जाए कहां पर में है, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम जल्दी से मेरे बताने के पहले आप लोग कमेंट कर देंगे कौन से नदी के ऊपर में है। तो भाखड़ा नांगल डैम आप लोगों ने याद रखना है, ये सतलुज नदी के ऊपर में है। ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर। उसके बाद में रिहान डैम जो है फ्रेंड्स, ये रिहान जो नदी है, ठीक है, रिहान नदी उस पर बना हुआ है यूपी के अंदर में। ठीक है, यूपी में रिहान नदी के ऊपर में बना हुआ है रिहान डैम। ओके, उसके अलावा नागार्जुन सागर डैम अगर बात करेंगे तो ये आपका कृष्णा नदी के ऊपर में बना है, कृष्णा। ओके, कृष्णा नदी के ऊपर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिए। जितने ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बार आप लोगों को जो है मेमोरी के अंदर में रिकॉल होता जाएगा आप लोगों के, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर लगा के आ पाओगे। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि सलल जो डैम है ये कौन से नदी के ऊपर में है, ये चेनाब नदी के ऊपर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर, ये याद रखेंगे आप लोग। राणा प्रताप सागर चंबल नदी के ऊपर में। ओके, तो इसको इस तरीके से भी याद रखिए आप लोग। बाकी के ये मैं आपको सारे के सारे याद भी करवाता चलूंगा। देखिए, भू राजस्व की या फिर आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है, लैंड रेवेन्यू का, जैसे जमीन के ऊपर में जो टैक्स लिया जाता है, ठीक है, उसमें से कौन सा वाला टैक्स है इनमें से जो डायरेक्टली कल्टीवेटर से लिया जाता था, कृषकों से डायरेक्टली किसानों से वसूला जाता था, उसको क्या कहते थे? देखिए एक्चुअली हमारे भारत के अंदर में अंग्रेजों के समय में अलग अलग प्रकार की लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। ठीक है, तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा वाला सिस्टम है जो डायरेक्टली कृषकों से वसूला जाता था। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, कृषक, इसके अंदर में ना एक शब्द आपको याद रखना है, वो है रियोत। रियोत का मतलब ही क्या होता है, ये क्वेश्चन अपने आप में बनता है। तो रियोत का मतलब ही होता है किसान। डायरेक्टली याद रखिएगा, इसका मतलब ही हो जाता है किसान। ओके, तो रियोतवारी सेटलमेंट, जिसमें डायरेक्टली रियोत या फिर जो किसान है उनसे टैक्स वसूल किया जाता था, कोई मिडल मैन नहीं होते थे। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका रियोतवारी सेटलमेंट। ठीक है, ये रियोतवारी सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स, बॉम्बे और मद्रास, मतलब साउथ इंडिया वाला जो हमारे साउथ इंडिया है वहां पर में ये वसूल किया जाता था, स्पेशली मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में, ये यहाँ पर में मद्रास प्रेसिडेंसी में रियोतवारी सेटलमेंट। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट था, जहां पर में जमींदार हुआ करते थे बीच में बिचौलिए। ठीक है, उसमें ये जो बिचौलिए हुआ करते थे, ये क्या करते थे, मिडल मैन, ये फार्मर से टैक्स वसूल करते थे और फिर ब्रिटिशर्स को लाकर देते थे, अपना कुछ हिस्सा रखते थे।
ठीक है। महलवारी सेटलमेंट में भी मिडलमैन होता था। मिडलमैन कौन होता था यहाँ पर? में गांव का मुखिया, विलेज हेडमैन, गांव का मुखिया। वो गांव का जो टैक्स है वो वसूल करता था फार्मर से और ब्रिटिशर्स को लाकर देता था। लेकिन रेओतवारी सेटलमेंट में आप देखिए कोई मिडलमैन है ही नहीं, डायरेक्टली किसानों से ही ब्रिटिशर्स वसूल करते थे। ये इसका एक बहुत फेमस चीज है। ठीक है। ये रेओतवारी सेटलमेंट जो है ना, इसको सबसे पहले ट्राई किया था अलेक्जेंडर रीड नाम के एक अधिकारी ने। अलेक्जेंडर रीड नाम का एक अधिकारी था, उसने ट्राई किया था। कहां पर? में टीपू सुल्तान के इलाके में ट्राई किया था। टीपू सुल्तान के इलाके में, मैसूर में। जब टीपू सुल्तान के इलाके को उन्होंने जीत लिया, तब यहां पर में उसने ट्राई किया था छोटे स्तर पर। फिर बाद में इसको पूरे के पूरे मद्रास प्रांत पर, ठीक है, बड़े स्तर पर किसने लगाया? बड़े स्तर पर, ठीक है, किसने लागू किया इसको? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो। इसी वजह से इसको मुनरो सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि थॉमस मुनरो ने इसको बड़े स्तर के ऊपर में लागू किया था। लेकिन ट्राई किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड ने ट्राई किया था, ठीक है, टीपू सुल्तान के इलाके में पहली बार। फिर ये सिस्टम अच्छा लगा थॉमस मुनरो को, तो थॉमस मुनरो ने इसको पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी पे लागू कर दिया। ठीक है, इसको याद रखना है। थॉमस मुनरो ने एक लाइन कही थी कि अंग्रेजों की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो टैक्स ले रहे हैं किसानों से, तो किसानों की रक्षा एक पिता की तरह उनकी रक्षा भी करे। ठीक है, चलिए, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मनी बिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के बाद में गुड न्यूज है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को देता हूं। जल्दी से आप लोग पहले इसका आंसर करिए। बहुत बढ़िया। आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है नहीं, है या नहीं, इसका विधेयक कौन करता है? ठीक है, स्पीकर करते हैं। देखो, धन विधेयक या मनी बिल क्या होता है? मनी बिल, इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 110 के अंदर में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल से रिलेटेड है। अगर कोई भी चीज, ठीक है, कोई ऐसा विधेयक है जिसमें टैक्स लगाना, घटाना या उसमें कोई अल्टरेशन करना, कोई भी चेंजेस लेकर आना, टैक्सेस से रिलेटेड अगर कोई बिल है, तो उसको मनी बिल कहा जाता है। ठीक है, और उसमें लोकसभा के पास में ज्यादा पावर है, मतलब उसको लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल को। अदरवाइज जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं साधारण वाले, वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी आप उसको प्रस्तुत कर सकते हो। लेकिन अगर वो धन विधेयक है, तो उसको लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसको पास करके राज्यसभा को भेजा जाएगा, और राज्यसभा उसको उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन जल्दी से लिखेंगे, 14 डेज के अंदर अंदर अपनी कोई अगर रिकमेंडेशन है, कोई सलाह है, तो उसके साथ वापस करना है। और वो सलाह लोकसभा के ऊपर में कंपलसरी नहीं होती, माने या ना माने, मतलब कि राज्यसभा का बहुत ज्यादा कुछ उसमें योगदान नहीं है। सिर्फ 14 दिन उसको दिए जाते हैं सोचने के लिए, कोई रिकमेंडेशन अगर देनी है तो। उसके बाद में लोकसभा के पास में वापस आएगा, लोकसभा चाहे तो उसको उस रिकमेंडेशन के साथ में, उस सलाह के साथ में वापस से उस बिल को पास कर दे, तो उसको पास माना जाएगा। ठीक है, या तो ना माने, ठीक है, ऐसे भी अगर नहीं मानेंगे तो भी वो पास हो जाएगा। ठीक है, बस इतना फर्क है। 14 डेज, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मनी बिल जो है वो राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 डेज तक। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 110 जो है ये धन विधेयक से डील करता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, क्योंकि कौन सा वाला मनी बिल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये डिसाइड करने का अधिकार जो है वो लोकसभा के स्पीकर के पास में है। अगर लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि ये मनी बिल है, तो उसको मनी बिल मान लिया जाता है। ठीक है, और उसके पास में लोकसभा के पास उसमें एक्स्ट्रा पावर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका सर्टिफिकेट कौन देता है? लोकसभा का स्पीकर देता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई धन विधेयक हो जाता है, मान लो लोकसभा के स्पीकर ने किसी को धन विधेयक बोल दिया, तो पहले उसको राष्ट्रपति की अप्रूवल लेनी पड़ती है लोकसभा में प्रस्तुत करने के पहले। ठीक है, तो राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल से के बारे में बात करता है। ये जो है स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। ठीक है, इसको केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस कहाँ किया जा सकता है? लोकसभा में। राज्यसभा में इसको डायरेक्टली नहीं ला सकते। ठीक है, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन इसमें जरूरी होती है, राष्ट्रपति को दिखाना होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। ओके, राज्यसभा इसमें केवल अमेंड कर सकता, इसमें अमेंड नहीं कर सकता, केवल सलाह दे सकता है, वो भी 14 दिनों के अंदर अंदर। राष्ट्रपति इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। ठीक है, उनको अपनी मंजूरी देनी होगी।
इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग इसके लिए नहीं बुलाई जा सकती, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए गुड न्यूज, जल्दी से बताइए आप लोग रेडी हो? आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आपको मैंने कल बताया था कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए स्पेशल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट लेकर आया है, मॉक टेस्ट, ठीक है। और कितनी मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल रही है? 50 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल रही है एग्जाम लेवल की। इसके अंदर में आपको हर तरीके के, ठीक है, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के ऊपर में क्वेश्चन, हैंड पिक क्वेश्चंस की आपको टेस्ट बनाई जा रही है, ठीक है, 50 मॉक टेस्ट, और ये केवल 999 रुपीज के अंदर में आप लोगों के लिए। और आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा के जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए फ्री है ये। और गुड न्यूज ये है कि हमने कल आपके लिए फर्स्ट मॉक टेस्ट अपलोड भी कर दिया है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में है। अगले 10 दिन के अंदर में पूरी की पूरी 50 के 50 मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएंगे आप लोगों की, ठीक है। तो केवीएस एनवीएस मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री है पेड स्टूडेंट के लिए, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सब के लिए बिल्कुल फ्री। जो पेड स्टूडेंट है उनको तो 99 भी नहीं देना है, जैसे मनीष सिंह कौशिक बोल रहे सर 99 में इतना सस्ता, तो आपके लिए है ये सब, आप लोगों के लिए। और पेड स्टूडेंट को तो उतना भी नहीं देना है, उन लोगों के लिए फ्री है। ओके यस सर, परचेज करना है सुमित्रा जी, बिल्कुल आप नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। और जो भी बच्चा पेड कोर्स परचेज करता है उसको ये टेस्ट, मॉक टेस्ट अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो पहली टेस्ट अपलोड हो चुकी है, जितने भी बच्चे कोर्स में जुड़े हुए वो उसको अपलोड, उसको आप करते जाइएगा, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? जल्दी बताइए, कैसे लेना है सर? तो देखिए नीचे में आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए आप, ठीक है। और या फिर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए। पढ़ाई जोर शोर से चल रही है, कल रात में मैंने आप लोगों के लिए केवीएस एनवीएस स्पेशल नॉलेज कैप्सूल भी लिया है, बच्चों को बहुत पसंद आया वो, ठीक है। उसकी प्लीज एक बार मैंने उसके निकाल के रखे हुए थे, उसके कुछ कमेंट्स एक बार दिखा दीजिएगा प्लीज। लास्ट क्लास के अंदर में एक साइड के अंदर में मैंने कुछ लिए थे कमेंट्स। जी, तो देखिए यहाँ पर मैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो 368 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मान लीजिए कि संविधान में कोई संशोधन करना है, कोई चेंजेस लेकर आने हैं हमने, ओके, उससे रिलेटेड है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके। कोई चीज जोड़नी है, घटानी है या चेंज करनी है तो संविधान संशोधन किया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 368 ये इस चीज से डील करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला जो प्रोसेस है ये हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको कॉपी किया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको, तो 368 में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 368 कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ओके। चलिए, नाउ यूराल पर्वत जो है फ्रेंड्स कौन कौन से दो देशों को अलग करती है, ये जल्दी से बताइए आप लोग। कौन से दो देश को या कौन से दो महाद्वीपों को अलग करती है? किसके बीच में है यूराल पर्वत? और ये यूराल पर्वत किस प्रकार का जो है माउंटेन है? यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपका एक फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर में इस तरीके से चढ़ने लगती है, ठीक है, तो यहां पर में एक पहाड़ नुमा शेप बन जाता है, ओके, टेक्टोनिक प्लेट्स के एक दूसरे के ऊपर में चढ़ने की वजह से। तो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, जैसे हिमालय फोल्ड माउंटेन है वैसे ही यूराल पर्वत भी फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। और ये एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है, मैप के अंदर में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में, ठीक है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ठीक है। तो यहाँ रशिया के अंदर में यूराल माउंटेन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में यूरोप और यूराल पर्वत के राइट हैंड साइड के अंदर में एशिया, ठीक है, एशिया और यूरोप को अलग करता है ये, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन आपका, अनुच्छेद 300 ए, आर्टिकल नंबर 300 ए किस चीज से डील करता है? एकदम स्पीड में आंसर करिए आप लोग। देखिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से सर कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे में सिंपल सा आप लोगों को देखिए एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए। जितना जल्दी आप जुड़ोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, क्योंकि उतना लंबा समय तक आप पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका है, आपका टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के 10 गुना हो जाते हैं, ठीक है, 10 टाइम्स आप लोगों के इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें और वो भी इतने जो है अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में आप लोगों को मिल रहा है।
तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 300 ए का राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। पहले ये 300 ए था ही नहीं, आर्टिकल नंबर 31 में, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है आर्टिकल नंबर 31 को। कौन से वाले संविधान संशोधन से? ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, 44वें संविधान संशोधन के जरिए 1978 में इसको हटा दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया था फंडामेंटल राइट से, ये क्वेश्चन बनता है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। 44 से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। पहले फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, अब इसको क्या कर दिया गया है, आपका केवल लीगल राइट कर दिया गया। लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, संविधान में दिया हुआ है इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो पार्ट नंबर 3 में जो आपके बातें कही गई है भारत के संविधान के पार्ट नंबर 3 में, वो केवल फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, आर्टिकल नंबर 300 ए के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, पहले ही आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अब एक क्वेश्चन है आपका, विंध्य और सातपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये हमारा भारत है मान लीजिए, ठीक है, हमारे भारत में यहां पर में विंध्या पर्वत श्रृंखला है, विंध्या, और यहां पर में है सातपुड़ा। ठीक है, थोड़ा पास में, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि ताकि यहां से नदी भी बना सके ना। तो यहां से एक नदी बहती है, ठीक है, इस तरीके से माइकल हिल्स, जो अमरकंटक प्लेटू है वहां से निकलती है, अमरकंटक पठार से, ओके, जबलपुर के पास से, और विंध्या और सातपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से बहती है। इसके नीचे में भारत का दक्षिणी भारत माना जाता है, इसके ऊपर में उत्तर भारत माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो विंध्या और सातपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से जो है फ्रेंड्स रिफ्ट बनाकर, ठीक है, घाटी बनाकर जो बहती है वो है आपकी नर्मदा नदी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कौन से सागर में जाकर मिल रही है ये? अरब सागर के अंदर में। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, माइकल हिल्स अमरकंटक प्लेटू से ये नदी निकली है, और आप देखिए विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से होकर जा रही है। ठीक है, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से जा रही है, माइकल हिल्स में से, अमरकंटक प्लेटू में से निकल के, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से। नाउ अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों से पूछा गया, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यम रेखा है? जल्दी स्पीड में बताएंगे आप लोग। भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन, जहां से भारत का टाइम डिसाइड होता है, एकदम स्पीड में आप लोगों ने आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर अंदर में आप लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है भारत का कौन सा माना जाता है? तो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये माना जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और ये 0.5 को आप 30 मिनट बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, ये एंगुलर डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो आधा डिग्री मतलब 30 मिनट। तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 82 डिग्री, और ये आधा डिग्री का मतलब 30 मिनट। मिनट मतलब वो समय वाला मिनट नहीं, एंगुलर डिस्टेंस वाला मिनट। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी आगे में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन से राज्यों में से जाती है, कितने और कौन कौन से राज्यों में से जाती है, ये बताइए मुझे जल्दी से। आप मुझे बताइए यहाँ पर में कि देर आर 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, 2 आर एटमोस्फियर एंड बायोस्फियर, अदर 2 आर। देखिए हमारे जो है ना, ऐसा माना जाता है कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उनको 4 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। वैसे 3 है, लेकिन तीनों से मिलकर एक और चीज बन जाती है। ठीक है, बताइए। अब देखो यहां पर में हमारे आसपास में, ठीक है, अगर जहां पर में भी हवा है, ठीक है, एयर है, उसको बोला जाता है एटमॉस्फियर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर। ठीक है, जहां पर में भी लैंड है, जमीन है, उसको बोला जाएगा, ठीक है, अगर लैंड है तो उसको बोला जाएगा लिथोस्फियर, लिथोस्फियर। ठीक है, और जहां पर में भी पानी होता है, ठीक है, वाटर, ओके, उसको बोला जाता है हाइड्रोस्फियर, जलमंडल, हाइड्रोस्फियर। और तीनों का जहां पर में संगम होता है ना, ठीक है, जहां पर में तीनों का संगम होता है, तीनों जगह जो आपस में मिल रही है जिस जगह पे, वो जगह पे लाइफ पनपती है, इसी वजह से उस जगह को कहा जाता है, ठीक है, बायोस्फीयर। जहां पर में तीनों का संगम होता है, बायोस्फीयर। ठीक है, तीनों के संगम वाली जगह पे। तो इस तरीके से 4 हमारे जो है क्या हो गए, नेचुरल इन्वायरमेंट के डोमेन्स हो गए।
तो अब आप लोग आंसर करिए जल्दी से कि आंसर इसमें क्या होगा। आंसर क्या होगा ये आप लोगों ने बताना है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर में एक बेसिकली हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, और लिथोस्फीयर मिसिंग है यहाँ से। ठीक है, जलमंडल और स्थल मंडल, तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो जहां जमीन है उसको लिथोस्फीयर, जहां पानी है उसको हाइड्रोस्फीयर, जहां जहां पर में भी पानी है, जहां हवा है जहां जहां पर में उसको एटमोस्फियर, और इन सबका जो संगम होता है उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। कल जो क्लास हुई थी उसमें कितने लोग मौजूद थे आप लोगों में से? कल रात में हमने जो क्लास ली, ठीक है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके आए। मैं कुछ यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ले पाया पढ़ाते पढ़ाते। सर आपसे पढ़ रही हुई ये सब सब तो नींद में भी पूछ ले कोई तब भी बता दूंगी, इतने अच्छे से पढ़ाया है, याद हो गया। तो यहाँ पर मैं देखिए बच्चों का ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, हिमांशु शेखर जो है यहाँ पर मैं आप देखिए, जस्ट आई परचेज केवीएस बैच एंड ऑल्सो सेलेक्टेड इन टीआरई 3 ड्यू टू दानी सर। वो ये बच्चा ऑलरेडी टीआरई 3 में सेलेक्टेड है टीचिंग परीक्षा से पढ़ के। ठीक है, और वो अभी केवीएस की बैच में भी हमसे पढ़ रहे हैं ताकि केवीएस में भी उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं अलीशा डेविड है, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट गुरुजी, सीटेड आपकी वजह से ही क्वालिफाइड हुआ है। तो ये बच्चे जो है ना, कल रात में 12 बजे तक क्लास चली हमारी रात में। ठीक है, तो जितने भी बच्चे थे यहाँ पर में क्लास के अंदर में वो बता भी सकते हैं, मजा भी आया होगा। तो आप सभी लोग भी यहाँ पर में जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के साथ में, अगर आपके सिलेक्शन के चांसेस को आप 10 गुना बढ़ाना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं तो जल्दी से टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं खुशबू कुमारी बोल रही कि वो भी थे कल क्लास में। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड्स। इनमें से आपको बताना है कि टोटल एरिया ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इनमें से कौन सी वाली चीज सही है या नहीं है। देखिए, अगर हमारे भारत की बात, अब यहाँ पर मैं बोला कि कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है, तो हमारे भारत का जो टोटल एरिया है ना, इसको प्लीज याद रखिएगा आप लोग। हमारे पूरे भारत का टोटल एरिया 3.28 मिलियन, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर का है। ये बिल्कुल सही है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्टली। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एरिया है हमारे भारत का, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब हमारा भारत जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी है इस तरीके से, कल मैंने आपको लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में बताया मैंने पूरा। ठीक है, तो यहाँ से एक सेमी सर्कल जो होता है 0 डिग्री, ठीक है, वहां से हमारा भारत ईस्ट में है। तो ईस्ट में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा भारत और कहाँ तक फैला हुआ है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक फैला हुआ है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट या देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। अब आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि सर इतना लंबा नंबर कैसे याद रखेंगे? किसी को लग रहा है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज आपको हो सकता है टफ लगे कुछ बच्चों को, लेकिन ये चीज हमेशा याद हो जाती है और हर बच्चे को याद हो जाती है, कभी ना कभी याद हो ही जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखिए आप लोग, पढ़ते पढ़ते ही याद होंगी चीजें, प्रैक्टिस कर करके। ओके, 68 लिख दो एक बार, 68, और मन में बोलते भी जाइए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है? लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट में। ठीक है, मतलब ये यहाँ से कहाँ पर में स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो भारत जो है ये इस तरीके से नॉर्थ पोल में है पूरी तरह से। तो भारत जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये चारों कोऑर्डिनेट्स आपको याद होने चाहिए और मैं आपको याद करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। भारत के अंदर में नंबर ऑफ स्टेट 26 से बोल रहा है, ये गलत है। कितने स्टेट से भारत के अंदर में? केवल 65% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, भारत के अंदर में 28 राज्य है। ठीक है, आज के समय में 28 स्टेट्स, तो ये वाला आपका गलत है। जो गलत था वो आंसर लगाना था आप लोगों ने। 64% लोगों ने सही आंसर लगाया है। ओके, तो ऐसे ही आंसर लगाते रहिए और सेशन को, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं।
जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी लोग आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि कौन से फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन चेंज को जो है इनिशिएट करते हैं या फिर उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो मुख्य कारण या मेन फैक्टर्स कौन से हैं पॉपुलेशन चेंज के। देखिए एक चीज याद रखना है आप लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ लोग अगर जो ए आंसर लगा रहे हैं यहाँ पर में बच्चे, जो भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं, बर्थ और डेथ के साथ में मैरिज, तो भाई मैरिज तो हो सकता है ना कि भाई तुम्हारी, ठीक है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ठीक है, और बस यहाँ से निकली, मायका भी वही है और ससुराल भी यही है, ठीक है, बस यहाँ से निकली गई और यहाँ से निकली यहाँ गई, ठीक है, गाँव गाँव में शादी हो रही, कई सारे जगहों पे होता है कि भाई बस आसपास वाले गाँव में ही शादी करते, तो उस इलाके की पॉपुलेशन चेंज कहाँ पर में हुई, ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता आपका। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, इनडायरेक्ट है ये, क्योंकि बर्थ और डेथ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहीं पे आ गई, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट हो सकता है अपनी ही जगह पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, एक्चुअली ना बर्थ डेथ, ठीक है, या तो बहुत बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बर्थ डेथ कम या ज्यादा हो रही है, या माइग्रेशन, ठीक है, ये मेन कारण होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन चेंज के। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। तो मेजर पॉपुलेशन जो है चेंज के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो बर्थ रेट, ज्यादा हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम हुआ तो पॉपुलेशन, ठीक है, कम होगी। डेथ रेट, कई बार ऐसा होता है कि कोई महामारी, पहले के जमाने में ऐसा होता था कोई महामारी आई और बहुत बड़ा जनसंख्या का चंक जो है वो खत्म हो जाता था। आप सोचिए जो कोविड अभी आया है, ठीक है, अब मान लो कि अगर बाद में आया होता कोविड, ठीक है, कभी पहले के जमाने में, ठीक है, और ऐसे इतने बड़े इसमें फैल गया होता, तो डेथ रेट कितना हो जाता ना, ओके, डेथ रेट कितना बढ़ जाता और जनसंख्या कितनी कम हो जाती। उसके अलावा इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, इसी को दोनों को मिलाकर माइग्रेशन कहा जाता है, माइग्रेशन, दोनों को मिला के, ठीक है। चलिए, तो ये 3 कॉजेस होते हैं पॉपुलेशन चेंज के। कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों की एक बड़ी क्लास होने वाली है दोपहर 2 बजे, ठीक है, टीयर 1 की जनरल पेपर की, जिसमें हम लोग जो है जो हमारा जीके है वो तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आप लोग चाहते हो कि उसके अंदर में मैं जो है आपके जीके प्लस करंट अफेयर के साथ में कंप्यूटर के और रीजनिंग के, ठीक है, मैथ्स के, ये क्वेश्चंस को भी आप लोगों के लिए जोड़ दूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, अगर आप बताओगे कि सर हाँ जी ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी आप लोगों के लिए जरूर जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, कौन सा जो है, नहीं क्लास खत्म नहीं हुई अभी, ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे यहाँ पर मैं बताएंगे जो बोलेंगे आप, अगर आप बोलेंगे कि सर पूरा जीके जीएस कराइए पूरे 300 क्वेश्चन, तो वो करवा दूंगा। जैसे 3 घंटे की क्लास ली थी मैंने पिछले 2 दिन पहले, कितने लोगों ने देखा है वो क्लास, अगर देखिए है तो वैसे ही बड़ी क्लास हम लोग लेने वाले हैं। तो आंसर देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स की कौन सा वाला करंट जो है वो इंडियन ओशन से रिलेटेड है, तो अगुलहास करंट जो है ना वो इंडियन ओशन में बहता है। एक मैप है उसको देखिए आप लोग, पूरा बड़ा वाला मैप एक बार यहाँ पर लगा दीजिए, जितने भी जो करंट्स है उनका। तो अगुलहास करंट आप लोगों का हिंद महासागर के अंदर में मिलेगा आपको, फ्लोरिडा करंट अटलांटिक महासागर के अंदर में है, अटलांटिक ओशियन के अंदर में, ठीक है। कैनरी करंट प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। और कुराइल करंट, ये आपका ये कैनरी करंट जो है ये अटलांटिक महासागर के अंदर में है, और कुराइल करंट जो है ये प्रशांत महासागर में आप लोगों का, ठीक है। और अगुलहास करंट इंडियन ओशन के अंदर में। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये आपको अगुलहास करंट दिख रहा होगा इंडियन ओशन में, गर्म पानी की धारा है ये, गर्म पानी, ये यहाँ से जो पानी बह रहा है इसका सिंपल सा मतलब है कि इधर साइड में जो पानी बहता है इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, इधर वाली डायरेक्शन में बहता है पानी, ओके। और ये गर्म पानी है, गर्म पानी की धारा है, क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ में जा रही है। वही अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों का कैनरी करंट की, तो अटलांटिक ओशन में दिखेगा, ठंडे पानी की धारा है ये, गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की धारा है। और जो कुराइल करंट था ना यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये जो ओयाशियो है इसी को कुराइल बोला जाता है, ठीक है। ओयाशियो करंट का ही दूसरा नाम है कुराइल करंट, ओके, प्रशांत महासागर में जापान के पास, ओके। ओयाशियो को ही कुराइल कहा जाता है, एक बार लिख भी देंगे आप लोग कमेंट के अंदर में ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है।
सेशन को जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके भी बता देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेते रहे बहुत सारे और सारी चीजें आपको याद करवा दे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि कितने आइटम्स है जो 11th शेड्यूल के अंदर में डाले गए हैं। लेकिन आप लोग ये भी मुझे बताते चलेंगे कि 11th शेड्यूल में 11वीं अनुसूची के अंदर में 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल बता सकते हो तो आर्टिकल भी बता दो। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची जो है फ्रेंड 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, ओके, 1992 में, उससे रिलेटेड है। और पंचायती राज के काम इसके अंदर में दिए गए हैं, पंचायती राज के, ओके, पंचायती राज। इसके अंदर में आप लोगों को टोटल 29 काम मिलेंगे, 29 सब्जेक्ट्स। एक्चुअली ये वो है कि जो काम पंचायतों को दिए गए हैं, ठीक है, रोड बनाना, स्कूल्स की देखरेख करना, साफ सफाई करना, स्ट्रीट लाइट, ये ऐसे जो भी काम है ना, ये सारे के सारे 29 काम, 29 काम की सूची है जो 11वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ दी गई है। ठीक है, जो पंचायतों के काम रहेंगे। आर्टिकल जो है फ्रेंड्स इसका है आप लोगों का आर्टिकल नंबर 243G। अच्छा, एक और चीज है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाली क्लास कितने लोग चाहते हैं कि करवा लीजिए, कि कल मैं कल की क्लास में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एक सेक्शन जोड़ू। ठीक है, बीच में कहीं तो भी मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 आर्टिकल्स जो है, एक काम करेंगे हम लोग ऐसे ही 20-20 करके सारे के सारे आर्टिकल्स कर लेंगे। कल मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बार जो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा कल बीच में ही क्लास में, तो आप अलार्म लगा के रख लीजिए। और एक और चीज आप लोगों के लिए, एक चीज मेरे पास में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। कल जितने बच्चे लाइव रहेंगे, ठीक है, उतने क्वेश्चंस की टेस्ट जो है मैं कल आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक अलग से जोड़ दूंगा एक। ठीक है, कल 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 शाम में ही जोड़ दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। अगर कल 1000 बच्चे लाइव रहते हैं क्लास के अंदर में आखिरी तक पूरा, ठीक है, तो उसमें मैं 1000 क्वेश्चंस, ठीक है, 250 क्वेश्चन, 250 करके आपके एक जनरल नॉलेज, ठीक है, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है, और जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्लस उसके बाद में हम लोग 100 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश की जोड़ दूंगा। अगर आप 1500 बच्चे रहते हैं तो 1500, अगर आप 20,000, मेरे पास में ऐसे जो है फ्रेंड्स 80,000 क्वेश्चन है आप लोगों के इन 4 टॉपिक्स को मिलाकर, ठीक है, और 10-10,000 क्वेश्चन जो है आप लोगों के मैं जो अलग से रखे हुए हैं मेरे पास में, ठीक है, तो ऐसे 1 लाख क्वेश्चन हो जाते हैं। 1 लाख बच्चा लाइव रहेगा, मैं पूरे 1 लाख क्वेश्चन जोड़ दूंगा उसके अंदर में, तो हर एक बच्चे को, ठीक है, ओके। संजय सिंघानिया बोल रहे कि सर 500 क्वेश्चन करा दीजिए, 500 बचे रहेंगे। आप कर दीजिए, मैं 500 की पीपीटी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, आप 5000 स्टूडेंट्स आ जाओ। ठीक है, तो कल जितने बच्चे लाइव रहेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस मैं कल आपको कल के कल टेस्ट के अंदर में डाल दूंगा, सबके लिए रहेंगे वो, हर किसी बच्चे के लिए, हर किसी बच्चे के लिए। ठीक है, जितने बच्चे रहेंगे उन सबके लिए मैं डाल दूंगा ओपन, पेड और प्लस प्लेस, पेड प्लस फ्री, सब बच्चों के लिए। तो कल आप सभी लोगों ने एग्जैक्ट 2 बजे लाइव रहना है। ठीक है, और जितना बच्चा लाइव रहेगा, जो भी रहेगा आपका, उतने क्वेश्चंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चे के लिए डाल दूंगा कल। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं लवली सिंह जी बोल रहे हैं कि सब लोग आए कल लाइव। ठीक है, तो कल सभी लोग आइएगा जरूर। और एक चीज है आप लोगों की, ठीक है, कि आप लोगों का जो फ्री जो पहली मॉक टेस्ट है, ठीक है, वो ऑलरेडी आप लोगों के इसमें जोड़ दी गई है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट उसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, आप सभी लोगों की जो मॉक टेस्ट है उसको जोड़ दिया गया है। 50 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और पेड वाले बच्चों के लिए तो फ्री है, पेड वाले बच्चों को ऑलरेडी मिल गई होंगी। तो आप सभी लोग जो है जाकर टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अगले 10 दिन में पूरी 50 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुकी होंगी इसके अंदर में। और केवीएस एनवीएस वाले बच्चों के लिए, पेड वाले बच्चों के लिए फ्री है ये। ठीक है, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग टीचिंग परीक्षा के जो कोर्सेस है उसके साथ में जुड़कर अपने सिलेक्शन के चांस को 10 गुना बढ़ा सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप लोगों को लगे कि काश पढ़ लिया होता टीचिंग परीक्षा से तो आज सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो ये एक चीज है आप लोगों के लिए। ये नंबर है 7611101101 9697884444। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। एक बार नंबर बड़ा करके दिखा भी दीजिए प्लीज वहां पर में। ठीक है, तो ये आज का आपका था, और कल हम लोग मिलते हैं एग्जैक्ट 2 बजे। अभी आप लोगों की हिंदी की क्लास है, उसके अंदर में भी आप लोग अच्छे से करिए। 5 बजे कंप्यूटर की क्लास होती है आप लोगों की, और जो पेड क्लासेस है उनको भी अच्छे से करिएगा आप लोग। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।
हेलो केवीएस एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने सोचा होगा क्या टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली केवीएस कोर्स खरीदा जा सकता है? तो जवाब है यस, बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत कोर्स परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही आपको व्यू प्रोडक्ट का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही आप टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर्स भी बने हुए हैं। आपको केवीएस के एग्जाम फोल्डर पर जाना है और केवीएस का जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। अब मान लीजिए आप केवीएस पीआरटी बैच लेना चाहते हैं, तो बस उस कोर्स पर क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करिए, आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए, और अगर डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अपने फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कंप्लीट कीजिए और आपका एनरोलमेंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू।